जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जेट एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पेपर 1 का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो जो पेपर 1 है दोस्तों, उसमें टोटल कितना प्रश्न रहने वाला है? 50। तो इसमें टोटल 10 यूनिट होगा, जिसमें प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो क्वेश्चन कितना रहेगा? 50। और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलने वाला है? 2। तो टोटल कितना मार्क्स का रहेगा पेपर 1? 100 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे 5 प्रश्न रहने वाला है। इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड है शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके बाद तीसरा यूनिट है बोधगम्यता, यानी कि कंप्रीहेंशन। नेक्स्ट है संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। उसके बाद इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 क्या है? गणित तर्क और अभिवृत्ति क्षमता, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं युक्ति युक्त या युक्ति संगत तर्क। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7 आंकड़ों की व्याख्या, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डीआई। नेक्स्ट है इकाई 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इकाई 9 लोक विकास और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद यूनिट 10 है हायर एजुकेशन। क्या है? हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका जो सिलेबस उसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो इसमें दिया गया है शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, इस शिक्षण का स्तर क्या होगा, स्मरण शक्ति, समझ और विचार, विशेषता और मूल अपेक्षाएं। इसमें हम लोग को शिक्षण के बारे में पूरा पढ़ना है। उसके बाद सेकंड में है शिक्षार्थियों की विशेषता, यानी कि स्टूडेंट का जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ना है। अलग अलग एज के हिसाब से, जैसे किशोर वयस्क विद्यार्थियों की विशेषता, शैक्षणिक सामाजिक भावनात्मक और संज्ञात्मक व्यक्तिगत भिन्नता। फिर है शिक्षण प्रवक्ता तत्व, यानी शिक्षार्थी सहायक सामग्री के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है उच्चतर अधिगम संस्थान में शिक्षण की पद्धति, यानी कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन पद्धति, इसमें जो अलग अलग प्रकार का जो ऐप वगैरह बनाया गया है, जैसे कि स्वप्रभा या मुक, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद शिक्षण सहायक प्रणाली, जिसमें कि परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति में नवाचार इत्यादि। ये जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे, इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें रिसर्च के बारे में पढ़ना है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद प्रत्यक्षवाद शोध के उत्तर, प्रत्यक्षवादी उपागम के बारे में पढ़ना है। फिर शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धति, शोध के चरण के बारे में पढ़ना है। फिर शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, यानी कि पूरा रिसर्च के बारे में पढ़ना है। सेकंड है बोधगम्यता, जिसमें कि गद्यांश दिया हुआ रहेगा
उसी से आंसर ढूंढ के लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका प्रकार कितने हैं, उसके बाद कौन सा प्रभावी कम्युनिकेशन है इसके बारे में, फिर प्रभावी कम्युनिकेशन की क्या बाधाएं हैं, यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधा स्वर उत्पन्न होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर जन मीडिया एवं समाज इसी में सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट है गणित यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में पढ़ना है। तर्क के प्रकार यानी कि रीजनिंग के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला यानी कि नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी होता है ना उस वो पढ़ना है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस अनुपात, उसके बाद प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, ब्याज और छूट और औसत आदि पढ़ना पड़ेगा इसमें मैथ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। उसके बाद आगे है यूनिट 6 में है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ना है युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपकीकरण, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा के प्रयोग, शब्दों का लक्षणार्थ और वर्तस्थात विरोध का परंपरागत वर्ग, यानी कि टोटल लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है, रीजनिंग की तरह नहीं होता है। तो जब हम लोग इसका क्लास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर लॉजिकल रीजनिंग में ही निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति पढ़ना है और वेन आरेख पढ़ना है। उसके बाद भारतीय तर्क शास्त्र ज्ञान के साधन पढ़ना है और प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दार्थ और यथापत्ति और अनुपलब्धि इत्यादि के बारे में पढ़ना है। अनुमान, उसके बाद अनुमान की संरचना और प्रकार व्याप्ति पढ़ना है। फिर हम लोग को डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई में क्या क्या पढ़ना है, तो आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, वार चार्ट, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट व रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और शासन, ये सभी हम लोग को डीआई में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। आईसीटी के अंतर्गत क्या पढ़ना है, सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली। उसके बाद इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, दृश्य श्रव्य, यानी कि इसमें पूरा कंप्यूटर से संबंधित सारा चीज पढ़ना होता है आईसीटी के अंतर्गत, जितने भी ईमेल वगैरह है और जो पढ़ने की डिजिटल जो विधि, ऑनलाइन विधि, ये सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9। यूनिट 9 में क्या करना है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित, लोग विकास और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो इसमें पढ़ना है पर्यावरण, विकास और पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण का जो विकास है उसके बारे में पढ़ना, और संपोषणीय विकास, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि के बारे में। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, इसको पढ़ना है। प्राकृतिक और ऊर्जा स्रोत यानी कि सौर पवन ऊर्जा, मृदा जल वायु, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन इत्यादि के बारे में पढ़ना है। फिर
प्राकृतिक जोखिम यानी कि आपदा के बारे में पढ़ना है, और पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी संरक्षण के लिए योजना बनाई गई है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो सम्मेलन हो गया, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इत्यादि के बारे में पढ़ना है यूनिट 9 में। अब यूनिट 10 है हायर एजुकेशन, यानी कि इसमें यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है और प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ना है, आधुनिक शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ना है। यानी कि ये पूरा यूनिवर्सिटी और जो हायर एजुकेशन का जो पहले सिस्टम था और अब है, इसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ता है। तो उच्च शिक्षा अधिगम संस्थान और प्राचीन भारत में शिक्षा के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्चतर अधिगम शोध का उद्भव, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो हायर एजुकेशन के लिए जो योजना बनाए गए हैं उसके बारे में पढ़ना है। भारत में 5 पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ना है। व्यवसायिक, तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा के बारे में पढ़ना है। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा के बारे में, नीतियां, शासन और प्रशासन के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा पेपर 1 का सिलेबस। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को सिलेबस समझ में आया कि नहीं। थैंक यू, जय हिंद।